हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कस्टम एक्ट्स। इसका फर्स्ट जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली थ्योरी है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। सिर्फ एमसीक्यूज में 1-2 क्वेश्चन आएंगे इस रिलेटेड, और एक या तो डिफरेंस वगैरह का कुछ पूछ लेता है। लेकिन हमें क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो अगर पास्ट में ऐसे स्टूडेंट से पूछ रहा है तो आगे भी वो ऐसे ही पूछेगा। क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे को भी ये था कि लास्ट मोमेंट में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, वो हालांकि फाइनल से रिलेटेड था, तो वो लास्ट 12 ईयर से नहीं आया था, बट मैं फिर भी लास्ट मोमेंट पे उसको किया था और वही क्वेश्चन मेरे को आया और उसी ने ही मेरा फाइनल निकलवाया। तो ऐसा इस टाइप के कोर्स में आप कुछ भी कहीं से भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। तो सोर्स ऑफ इसमें कस्टम लॉ का क्या है, सब अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कस्टम एक्ट 1962 तो यही एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो कस्टम एक्ट 1962, द कस्टम एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन गवर्निंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और ये तो कस्टम एक्ट है। और कस्टम टैरिफ एक्ट क्या है, 1975। इट कंटेन्स रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। यहाँ रेट्स स्पेसिफाई करता है, रेट्स इसमें सारे होते हैं लिवाइड ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कस्टम तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे अपना होता है। तो rules and regulation, there are various rules and regulation have been issued. Few of them are custom valuation, determination value of export रूल्स 2007, या फिर वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। उसके अलावा बैगेज रूल 2016 और री एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्ट करने के बाद उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कौन से में है, ड्रॉबैक ऑफ कस्टम ड्यूटी रूल्स 1995, ठीक है। तो लिवाई ऑफ कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबिलिटी, द कस्टम एक्ट 1962 The Custom Act 1962 extend to the whole of India. Tax point: India includes the territorial water of India. Section 227. As per Section 3 of the territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone Act 1976. Territorial water extend to 12 nautical miles. याद कर लीजिएगा इसको, MCQ में पूछेगा वो 12 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.15 माइल्स या 1.852 किलोमीटर्स। तो टेरिटोरियल वाटर can extend to 12 nautical miles into the sea from the baseline on the coast of India and includes any bay, gulf, harbor, creek and or tidal river. Further note that India include not only the surface of sea but also to the seabed and subsoil underlying and the airspace over such waters. India has sovereignty in its territorial water. That means all the provisions of the Custom Act and rules and regulation are applicable in Indian territorial waters. Meaning of terms: baselines, it is lower watermark along the coast. Exclusive economic zone of India, ये भाई साहब आ सकता है इसमें MCQ में मैक्सिमम ये आता है। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज एन area beyond and adjacent to the territorial water and the limit of such zone is 200 nautical miles from the baseline. 200 nautical miles, याद कर लीजिएगा इसको। Continental shelf of India, CSI. The continental shelf of India comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond the limit of its territorial waters throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin or to a distance of 200 nautical miles from the baseline, where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance. Okay, now extension of Custom Act 1962 and the Custom Tariff
1975 to EEZ and the continental itself. The notified designated areas in the continental shelf of India, CSI means continental shelf of India, या इसको ज़रा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, continental shelf of India is CSI and exclusive economic zone EEZI of India, exclusive economic zone of India. और कहाँ तक है ये 200 nautical miles, ठीक है, ये हमने जो अभी पहले किया है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया कहाँ है, द लिमिट ऑफ सच जोन इज 200 nautical miles, ठीक है. सेकंड क्या, होल ऑफ द EEZ एंड CSI फॉर फॉलोइंग पर्पस, द prospecting for extraction or production of mineral soils including petroleum and natural gas in the continental shelf and EEZ of India, and the supply of any goods in connection with any of the aforesaid activities. Text point क्या है, implication of the extension of the act to whole of CSI and EEZI is that bringing of any goods from any other country to any place in EEZ or CSI in connection with any activity related to extraction or production of mineral oil shall be treated as import under the Custom Act 1962 and would be charged to duty accordingly. Further, mineral oil produced in EEZ or CSI would be deemed to be produced in India and is subject to levied of central excise duty under the Custom Excise Act 1944. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इंडियन कस्टम वाटर्स सेक्शन 228. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सुनते रहिए और मे भी इसमें से MCQ कुछ पूछ ले अदरवाइज. तो इट सीम्स द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ exclusive economic zones under section 7 of the territorial water continental shelf EEZ and other maritime zone act 1976 and include any bay, gulf, harbor, creek and or tidal water. Text point क्या है, in the exclusive economic zone the union has sovereign rights for the purpose of exploration, exploitation, conservation and management of the natural resource, both living and non-living, as well as for producing energy from tides, winds and currents. Exclusive rights and jurisdiction for the construction, maintenance or operation of artificial island, offshore terminals, installation and other structures and devices necessary for the exploration and exploitation of the resource of the zone or for the convenience of shipping or for any other purpose. थर्ड क्या है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू ऑथराइज, रेगुलेट एंड कंट्रोल साइंटिफिक रिसर्च. डी पॉइंट, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मैरीटाइम पोल्यूशन. एंड लास्ट पॉइंट, द इज सच अदर राइट एज आर रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, द यूनियन हैज़ in the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploration, conservation and management of all resources. Second, exclusive rights and jurisdiction for the construction, maintenance or operation of artificial island, offshore terminal, installation and other structure and device necessary for the exploration and exploitation of the resources of the continental shelf or for the convenience of shipping or for any other purpose. Third is exclusive jurisdiction to authorize, regulate and control scientific research and exclusive jurisdiction to preserve and protect the marine environment and to prevent and control marine pollution. तो ये आप एक बार इसको आप बस आप सुनते रहिए. इसमें मेनली इस क्वेश्चन सिर्फ MCQ ही आते हैं, बाकी मेन उसमें से आएगा आपका वैल्यूएशंस जो हम आगे करेंगे. तो वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ओनली MCQ पूछता है. बट
बैड लग रहा तो यहीं से वो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलो आगे चलते हैं हम। चार्जेबिलिटी सेक्शन 12, ये यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकते हैं। चार्जेबिलिटी सेक्शन 12 है। ड्यूटीज ऑफ द कस्टम्स शेल बी लिवाइड। ड्यूटी जो ये है आपका चार्जेबिलिटी सेक्शन 12। ड्यूटीज ऑफ कस्टम शेल बी लिवाइड एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। टेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूटी ऑफ कस्टम इज लिवाइबल ऑन गुड्स एंड नॉट ऑन द पर्सन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग इट। कि गुड्स पर होता है, नॉट ऑन द पर्सन। ठीक है जी। द गुड्स शैल बी सच एज आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से होना चाहिए। द ड्यूटी शैल बी एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर द, जो हमने आगे किया है कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जो रेट होगा वही इस पे होगा। तो इसके आगे क्या नोट CF दे रहा है। गुड्स क्या है? इट इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर काइंड ऑफ movable property. Import means bringing into India from a place outside India. Import के इंडिया से के बाहर से इंडिया में जो भी bringing into India. और imported goods means any goods brought into India from a place outside India. बाहर से आना चाहिए but does not include goods which have been cleared for home consumption. जो home consumption के लिए हो वो ना नहीं हो, जो गुड्स जो क्लियर कर दिया गया हो, विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। तो उसके बाद ड्यूटेबल गुड्स मीन्स एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड। तो ड्यूटेबल गुड्स वो होती है जिस पे ड्यूटी ना पेड किया हो, जो चार्जेबल टू ड्यूटी हो। इम्पोर्टेंट इन रिलेशन टू एनी गुड्स और एट एनी टाइम बिटवीन देयर इम्पोर्टेशन एंड द टाइम व्हेन दे आर cleared for home consumption include any owner or any person holding himself out to be the importer. Text point क्या? The term importer also include a person who cleared the goods from warehouse even though he is not actual importer. तो ये जरा इस पॉइंट को ये पूछ सकता है, तो यहाँ से आप इसको जरा कि इंक्लूड ए पर्सन हु क्लियर द गुड्स, जो वेयर हाउस से उसने क्लियर कर दिया इवन दो वो इम्पोर्टर नहीं, एक्चुअल इम्पोर्टर नहीं हो। एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्टर हुआ है जो इंडिया के बाहर उसको भेजता है। एक्सपोर्ट गुड्स मीन्स एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्टेड इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम between their entry for export and the time when they are exported includes. The provision shall also apply in respect of goods belonging to the government. However, imports by Indian Navy, specific equipment required by police, Ministry of Defence, Coastal Guard, etc. are fully exempted from duty by virtue of specific notification. Such exemption is subject to fulfillment or conditions or procedures set out in the said notification. 10th point. Taxable even in case of import. Import of goods will commence when they cross the territorial water. Import of goods, ये जरा ध्यान से इसको तो आप माइंड में फिट कर लीजिए। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विल कमेंस वेल दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर बट कंटिन्यूड एंड इज कंप्लीटेड। कंप्लीट कब होगा? व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द मास ऑफ गुड विद इन द कंट्री। ठीक है जी। ये केस लॉ भी है, गार्डन सिल्क मिल्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, in case of goods cleared for home consumption, the taxable event being reached at the time when the goods reach the custom barrier and bill of entry for home consumption if filed. In case of goods cleared for warehousing, if important goods are taken into warehouse, goods continue to be in custom bound. This in case of warehouse also. Import take place when the goods are cleared for home consumption. Now the next point,
टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंप्लीट व्हेन दे क्रॉस द, जब क्रॉस टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेंगे। इंपोर्ट में क्या है, जब वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ जाएंगे। दैट मीन्स इफ़ गुड्स सिंक्स विद इन द टेरिटोरी, अगर उससे पहले डूब गए, एक्सपोर्ट इज नॉट कंप्लीट। अगर वो टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करने से पहले अगर डूब जाता है यस, तो एक्सपोर्ट इज नॉट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज to tax only those goods which get mixed up with the mass of goods in India। केस दे रखा है इसका, जयमल एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड द रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी स्पेसिफिक इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द said act। determination of duty where goods consist of article liable to different rates। Where the goods consist of a set of article, duty shall be calculated on the following basis। आर्टिकल लाइबल टू ड्यूटी, यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है, यहाँ बेसिस दे रखा है। आर्टिकल लाइबल टू ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सच आर्टिकल शैल बी चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ, जहाँ क्वांटिटी है बेसिस लाइबल टू, तो वहाँ पर क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। आर्टिकल लाइबल ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, इफ दे आर लाइबल फॉर ड्यूटी एट सेम रेट, तो सच आर्टिकल शैल बी लाइबल एट दैट रेट। अगर वो कोई डिफरेंट रेट्स के लिए है तो शैल बी चार्जेबल एट द हाईएस्ट ऑफ सच रेट्स, तो हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा। आर्टिकल नॉट लाइबल टू ड्यूटी सच आर्टिकल शैल बी चार्जेबल ऑन द बेसिस मेंशन इन द सेकंड, ये वाले, तो हाईएस्ट रेट के ऊपर ये अप्लाई होगा। ठीक है। अदर पॉइंट्स, तो अदर पॉइंट्स क्या हैं, एक्सेसरीज ऑफ एंड स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग implement for any article shall be chargeable at the same rate of duty at that article। For example, where a machine is chargeable at the rate of 30%, then repairing implement with that machine shall be charged at the rate of, जहाँ मशीन का अगर जो रेट होगा वही ही उसके एक्सेसरीज का होगा। where the importer produces evidence to the satisfaction of the proper officer on regarding the value of any of the article liable to different rates, जहाँ different हो the article shall be chargeable to duty separately at the rate applicable to it। अब इसके बाद क्या है, री-इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो क्या है, सेक्शन 20, इफ गुड्स आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन, एक्सपोर्ट कर दिया उसके बाद उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, देयर फॉर सच गुड्स शैल बी लाइबल टू ड्यूटी एंड सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन इफ एनी टू विच गुड्स ऑफ द लाइक काइंड एंड वैल्यू आर लाइबल टू सब्जेक्ट ऑन द इम्पोर्टेशन इटसेल्फ। ड्यूटी ऑन गुड्स derelict, wreck, jetsam and flotsam। meaning derelict means property abandoned at sea without hope of recovering, section 21। wreck is the property cast ashore by tide after shipwreck। jetsam where goods are cast into sea for lighten the ship to prevent it from sinking। flotsam, some goods separated from ship by some peril which continue to float on sea। इसको 2 or 3 times आप रिवाइज करना। ट्रीटमेंट क्या है, गुड्स being derelict, wrecked, jetsam, flotsam, bought or coming into India shall be dealt with as if they were imported into India। क्या डीम करना है, they were imported into India। however, where it is shown to the satisfaction of the proper officer that they are entitled to be admitted duty free, then proper officer may be admit it as duty free। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कस्टम ड्यूटी आर नॉट लेवाएबल इन सर्टेन केसेस। कौन से केसेस हैं, ड्यूटी इज नॉट लेवाएबल और लिवाएबल एट ए रिड्यूस्ड अमाउंट।
तो क्या एक तो नो ड्यूटी लिवाइबल है। क्या पिल्फर्ड गुड्स सेक्शन 13 रिड्यूस ड्यूटी ऑन जो डैमेज हो गए गुड्स तो उसका वो भी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है उसका फॉर्मूला भी दिया रखा होगा आगे। रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑन द गुड्स, नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड। थर्ड सेक्शन 13 इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी कंडीशन क्या है सेक्शन 13 की। इंपॉर्टेंट गुड्स आर पिल्फर्ड, जो पिल्फर्ड हो गए। सच गुड्स आर पिल्फर्ड, जो गुड्स पिल्फर्ड है, सच गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर द अनलोडिंग देयरफॉर एंड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन बिफोर द प्रॉपर ऑफ, ये स्पेसिफिकली मेंशन करना है। फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन ए वेयर हाउस, से पहले ही वो पिल्फर्ड हो गए। द पिल्फर्ड गुड्स आर नॉट रीस्टोर्ड, जो पिल्फर्ड गुड है वो दोबारा स्टोर नहीं हो सकते। ट्रीटमेंट क्या है पिल्फर्ड गुड? द इम्पोर्टेंट इसका ट्रीटमेंट, द इम्पोर्टर शेल नॉट बी लाइबल टू पे द ड्यूटी लिवाइबल ऑन सच पिल्फर्ड गुड्स। टेक्स्ट पॉइंट, pilfer means to steal something typically of small value or in small quantity, petty theft. It does not means total destruction or completely lost, जितना कि पूरा जो भी to steal something, ठीक है। If such goods are restored to the importer after pilferage, the importer being liable to, अगर ये restore कर दिए हैं तो दोबारा liable to pay duty. The principle governed of this provision that when the goods are not in the control of the importer, he is not liable to pay duty. अगर उसकी कंट्रोल गुड्स आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टर के कंट्रोल में गुड्स नहीं है तो वो पे भी नहीं करेगा। सेक्शन 30 डज नॉट डील इन द सिचुएशन वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। इसमें अगर लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया वो नहीं होगा, सिर्फ चुराया गया। वेयर गुड्स आर पिल्फर्ड बिफोर अनलोडिंग देयरफॉर, अगर अनलोडिंग से पहले ही पिल्फर हो गया। वेयर गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर द ऑर्डर फॉर पिल्फर फॉर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन ए वेयर हाउस, सेक्शन 13 इज नॉट एप्लीकेबल। वेयर सेक्शन 30 इज एप्लीकेबल, सेक्शन 23 का 1 नॉट एप्लीकेबल। जहाँ 13 एप्लीकेबल होगा वहाँ 23 का 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटेरियोरेटेड गुड्स, सेक्शन 22। Circumstances where it is shown to the satisfaction of Assistant Commissioner of Custom or Deputy Commissioner of Customs that any imported goods had been damaged or had deteriorated at any time before or during the unloading of goods in India, or that any imported goods other than warehoused goods had been damaged at any time after the unloading of goods in India but before its examination on account of any incident not due to any willful act, negligence or default of the importer, his employee or agent, or that any warehouse goods had been damaged at any time before clearance for home consumption on account of any accident not due to any willful act, negligence or default of the owner, his employee or agent. Treatment क्या रहेगा? The duty to be charged on the goods shall be the same proportion to the duty chargeable on the goods before the damage. Damage से पहले जो रहेगा वही ही उसके बाद रहेगा, बट यहाँ वैल्यू बदल जाएगी। which the value of the damage or deteriorated goods bears to the value before the damage or deterioration. तो इसमें क्या रहेगा, ये आपको एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड, वैल्यू ऑफ डैमेज्ड गुड्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज, जो ड्यूटी पहले रहेगी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज अपॉन में वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज और डिटेरियोरेशन, ठीक है। डैमेज गुड्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी डिवाइड बाय बिफोर वैल्यू ऑफ गुड्स जो रहेगी, जो पहले वैल्यू रहेगी, और डैमेज्ड गुड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ गुड बिफोर डैमेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है द वैल्यू ऑफ, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है।
द वैल्यू, अब इसके बाद हम करते हैं द वैल्यू ऑफ डैमेज्ड और डिटोरिएटेड गुड्स में बी एसर्टेन्ड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन सा मेथड है? ये मेथड्स हैं। द वैल्यू ऑफ सच गुड्स में बी एसर्टेन्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। Such goods may be sold by the proper officer by public auction or by tender or with the consent of the owner in any other manner, and the gross sale proceeds shall be deemed to be the value of such goods. तो टेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? डैमेज डिनोट फिजिकल डैमेज, ठीक है, और डिटोरिएशन डिनोट्स रिडक्शन टू द क्वालिटी ऑफ द गुड ड्यू टू नेचुरल कॉज के अकॉर्डिंगली। तो इसके दोनों के उसने डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो ये इसका जो कैलकुलेशन भी यहाँ मेंशन कर दी कि वैल्यू ऑफ द गुड्स बिफोर डैमेज, तो ये इसने यहाँ कैलकुलेट करके भी दे दिया, जो हमने अभी मेथड जो देखा था, फॉर्मूला बताया था इसने। ये आगे जब वैल्यूएशन निकालेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर वो बोल रहा था ना सेक्शन 13 जहाँ अप्लाई होगा, तो वहाँ सेक्शन जहाँ ये अभी हमने पीछे भी किया था कि जहाँ उसने मेंशन किया है, ये देखिए इधर ये बोल रहा है कि वेयर सेक्शन 13 इज एप्लीकेबल, सेक्शन 23 जहाँ 13 होगा वहाँ 23 का 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो अब 23 का 1 करते हैं। वेयर इट इज़ शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दैट एनी imported goods have been lost or destroyed or any time before clearance for home consumption, then the assistant commissioner or deputy commissioner shall remit the duty on such goods. Text point क्या है? The remission of duty is permissible only when there is total loss or loss is forever and beyond recovery, जहाँ beyond recovery हो जाए। Imported, for example, imported goods is destroyed before clearance for home consumption, destroyed due to fire, जहाँ आग लग जाए वेयर हाउस में। In case of pilferage, section 30 is pilferage में खो जाए तो वो 13 एप्लीकेबल होगा। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन 13 एंड 21, यहाँ पर अब ये इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है। 13 पिल्फरेड गुड्स और 23 का 1 डिस्ट्रॉयड, जो आग वगैरह से हो जाता है। इसमें दोनों में क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन क्या इन अब ये इसमें केस लॉ भी दे रखा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL वर्सेस CC। अब पिल्फर गुड्स क्या मीनिंग क्या है? पिल्फर गुड्स डिनोट द स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटे अमाउंट क्वांटिटी में चोरी, पैटी थेफ्ट। अब ये और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, ये क्या होगा? जो जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती फॉर एवर एंड बियॉन्ड रिकवरी, जो नेचुरल कॉज के अकॉर्डिंगली हो जाए। ड्यूटी लाइबिलिटी, द इम्पोर्टेंट लॉर्ड मेड लाइबल टू पे द ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड इम्पोर्टेंट गुड्स, हाउएवर इफ गुड्स आर अगर रिस्टोर, अगर दो रिस्टोर हो गया, मिल जाते हैं दोबारा, तो उस पर ड्यूटी लाइबल है। यहाँ पर ड्यूटी ऑन द गुड्स शैल बी रेमिटेड टू द इम्पोर्टेड, तो उसको वापस कर दी जाएगी, रेमिटेड टू द इम्पोर्टर अगर आग वाग लग जाती है वेयर हाउस में। टाइम्स ऑफ अकरेंस, देखो शैल बी मस्ट हैव बीन पिल्फर्ड आफ्टर द अनलोडिंग के आफ्टर होनी चाहिए पिल्फर्ड, बट बिफोर द उसके एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। और यहाँ पर गुड्स हैव बीन लॉस्ट और डैमेज और एनी बिफोर फिजिकल क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, जहाँ होम कंजम्पशन से पहले ये होना चाहिए, फिजिकल क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उससे पहले ही डिस्ट्रॉय या लॉस्ट होना चाहिए। वेयर हाउस गुड्स, जहाँ गुड्स को वेयर हाउस कर दिया जाता है, सेक्शन 13 है वो नॉट एप्लीकेबल, जहाँ गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग होने के बाद अगर चोरी होती है तो 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ और यहाँ पर एप्लीकेबल होगा 23 का 1। नेक्स्ट करते हैं। पिल्फर्ड ऑफ गुड्स, यहाँ बर्डन टू प्रूव, नो सच बर्डन इन केस ऑफ द इम्पोर्टर, यहाँ पर कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 23 के 1 में
इम्पोर्टर को सेटिस्फाई करना है असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर को दैट द गुड्स हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एट एनी टाइम बिफोर फिजिकल उसके क्लियरेंस से पहले ही उस गुड्स है वो लॉस्ट हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए परमानेंटली। Remission of duty on relinquishment of title of the goods, section 23 का 2. The owner of any imported goods may, before an order for clearance of the goods for home consumption or an order for permitting the deposit of goods in a warehouse, relinquish his title to the goods, and thereupon he shall not be liable to pay the duty thereon. Text point क्या है? Relinquished literally means to withdraw from or to abandon or to give up anything or any right or to cease to hold or to surrender or to give over the position or control of or to leave off. Such relinquishment should be unconditional. It is open to the importer to exercise the above option at any time before the passing of the order for clearance for home consumption or before order permitting the deposit of goods in a warehouse. However, the owner of any such imported goods shall not be allowed to relinquish his title to such goods regarding which an offence appears to have been committed under this act or any other law. Few situations where importer is unwilling or unable to take delivery of imported goods. जहाँ important willing नहीं है, unable to take delivery. The imported goods are not according to the specification. The goods is so damaged during voyage and as such may not be useful to the importer. देयर मे बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन तीन कंडीशंस में इम्पोर्टर विलिंग नहीं है टू टेक डिलीवरी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो क्या है कि एक तो जो स्पेसिफिकेशन है वो ठीक नहीं है और वो डैमेज हो गया है ड्यूरिंग जो शिपमेंट रही है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है powers to make rules for denaturing or mutilation of goods, section 24. The central government may make rules for permitting the request of the owner the denaturing or mutilation of imported goods which are ordinarily used for more than one purpose so as to render them unfit for one or more of such purposes, and where any goods are so denatured or mutilated they shall be chargeable to duty at such rate as would be applicable if the goods had been imported in the denatured or mutilated form. Exemption from custom duty. अब exemptions क्या है? Powers to grant exemption from duty कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 25. If the central government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may by notification in the official gazette exempt generally either absolutely or subject to certain conditions goods of any specified description from the whole of duty, whole or any part of duty. सेकंड क्या है? इट मे बी स्पेशल ऑर्डर। एक तो हो गया जनरल नोटिफिकेशन, एक हो गया स्पेशल ऑर्डर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर circumstances of an exceptional nature being stated in such order any goods on which duty is leviable। तो कोई एक स्पेशल ऑर्डर पास कर सकते हैं, एक जनरल ऑर्डर पास कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नोट्स An exemption from duty in respect of any goods may be granted by providing for the levy of the duty at a rate expressed in the form or method different from the form or method in which duty is leviable. Such duty shall in no case exceed the original duty.
फॉर्म और मेथड मीन्स द बेसिस, नेमली वैल्यूएशन, जो मेथड आगे आप ये करेंगे, नेमली वैल्यूएशन, वेट, नंबर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और अदर मेजर्स विद रेफरेंस टू विच द ड्यूटी इज लिवाइबल, जिसके बेस पे ड्यूटी चार्ज हो रही है। ड्यूटी शेल नॉट बी कलेक्टेड वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लिवाइबल डज नॉट एक्सीड। अगर 100 ये एक MCQ में कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं। तो ये है कि अगर 100 के नीचे है ड्यूटी तो वो ड्यूटी may not be collected. Okay, so अब classification of imported goods, imported exported goods. Import and export of goods are required to be assessed to duty, which may include an assessment of nil duty. For this purpose, it is necessary to determine the classification of the goods, which basically means the categorization of the goods in a specific heading or subheading of the schedule to the Custom Tariff Act 1975. Why classification? क्यों जरूरी है classification? For the importance of classification, correct classification. For एक तो रेट कैसे वेरीफाई करेंगे आप, कौन सा रेट चार्ज करना है, for determining rate of duty. सेकंड क्या है, फॉर डिटर्मिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम्पशन आप कैसे करेंगे जब तक क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है। फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विच आर विद रेफरेंस टू द टैरिफ हेडिंग और सब हेडिंग। रॉन्ग क्लासिफिकेशन वुड इधर कॉज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द, या तो गवर्नमेंट को लॉस होगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इम्पोज अनजस्टिफिएबल लॉस टू द SSC को भी लॉस हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है अगर रॉन्ग क्लासिफिकेशन है तो। फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर ड्यूटीज़ ऑन गुड्स लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेफ गार्ड ड्यूटी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हम आगे करेंगे। अगर आप मेरे आगे के वीडियो देखेंगे तो ये अगर टाइम पे नहीं डाल पाया तो इसको ज़रूर कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मच इम्पोर्टेंट है। सेफ गार्ड ड्यूटी निकालना, इसके थ्योरी भी आ सकती है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी। तो हमने ये 3 अभी तक किए हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों होगी। एक तो रेट ऑफ ड्यूटी के लिए, एक गवर्नमेंट जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन करती है देती है, और उसमें और अगर सब हेडिंग और सब हेडिंग गलत होगी तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होगा या SSC को होगा। और एक फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अदर ड्यूटीज ये होती हैं जो ये इसके लिए भी, इनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए भी। और फॉर एप्लीकेबिलिटी और एनी अदर कोई अदर रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल ऑन इम्पोर्टेंट, कोई अदर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन ज़रूरत है। अब जैसे कोई अपना कोई अनियन हो गए या कोई और शुगर हो गई या अदर प्रोडक्ट्स हो गए जो गवर्नमेंट अभी जिसमें इंपोर्ट बैन करना चाहती है, एक्सपोर्ट बैन करना चाहती है, तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन, करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ज़रूरी है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन द टैरिफ शेड्यूल कमोडिटी प्रोडक्ट्स आर अरेंज इन ए फिक्स्ड पैटर्न विद द ड्यूटी रेट स्पेसिफाइड अगेंस्ट ईच ऑफ देम। इट कंटेन्स 2 शेड्यूल्स। द कस्टम टैरिफ एक्ट 2 शेड्यूल्स हो गए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, कवर्स गुड लेवल फॉर इंपोर्ट ड्यूटी, और सेकंड में क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। और जो इंपोर्ट है उसके अंदर है 21 सेक्शंस दैट कंटेन 98 चैप्टर्स। ये भाई साहब कर लेना, जो भी आप अपना जैसे मर्जी मेरे को समझ लो, लेकिन ना ये ज़रूर कर लेना। ये 2 मार्क्स हैं ना, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इधर या उधर खिसका सकते हैं। बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूट पूछ लेता है तो इसको ज़रा संभल के और अच्छे से करके चलें। फर्स्ट शेड्यूल, बाकी सारी थ्योरी है, जो जहाँ मेरे को आया, जो मेरे को आगे मैंने क्वेश्चंस जो देख रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बता रहा हूँ। बाकी आगे इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है समुद्र से निकाल के पूछ सकता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोल रहा है, अभी तो ये क्या बोला, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर कस्टम टैरिफ एक्ट है। टैरिफ एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल है, एक इंपोर्ट के लिए, एक एक्सपोर्ट के लिए। इंपोर्ट के अंदर 21 सेक्शन है, जिसके अंदर 98 चैप्टर्स हैं।
तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में अब ये बोल रहा है, द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड चार्जेबल टू इम्पोर्ट ड्यूटी. इट स्पेसिफाई द नोमेनक्लेचर दैट इज बेस्ड ऑन द हार्मोनाइज्ड HSN की ये डेफिनेशन है, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम जनरेटेड रेफर टू एच, जो HSN कोड क्या बोलते हैं उसको, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और सिंपली HSN. ये बेस्ड किस पे है, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम जनरली रेफर टू एज. ये एक आपका हो गया हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, इसके ऊपर बेस्ड है और जनरली क्या रेफ़र करते हैं हम इसको, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और यू कैन से इट एज HSN, डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, which is applied uniformly by more than 137 countries. The first schedule has 21 chapters, 21 sections and 98 chapters. ये ऊपर जो उसने दे रखा है, section is a group consist of a number of chapter which codify a particular class of goods. The section notes explain the scope of chapters, headings, etc. The chapter consists of chapter notes, brief description of commodity arranged at 4 digit. Commodity की description कितने पे आती है, 4 digits, 6 digit and 8 digit level. Every 4 digit code is called a heading. 4 digit क्या होती है, heading. Every 6 digit code is called a subheading. 6 digit subheading होती है और 8 digit is called a tariff item. क्लियर है. 4 जो 4 डिजिट होती है इज कॉल्ड ए हेडिंग, 6 सब हेडिंग और 8 टैरिफ. सेकंड शेड्यूल कंटेन डिस्क्रिप्शन गुड चार्जेबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो सेकंड शेड्यूल है. तो ये अभी हम फर्स्ट अपना क्लियर हमने कर लिया है. इसके बाद हमारा आएगा टाइप्स ऑफ ड्यूटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हमने सिर्फ क्या किया है, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कस्टम एक्ट, इसके बारे में आज किया है. तो इसमें बेसिकली MCQs ही आते हैं और इसका मेन जो मैंने शुरू इनिशियली ही भी बताया है, जो मैक्सिमम जो कोर्स ये करते हैं वो सारे जॉब वाले होते हैं, या अगर जॉब वाले नहीं भी है तो इतना ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, फिर कई बार थकान हो जाती है. उस टाइम ये वीडियो आप चला लो, आप बेशक रेस्ट भी कर रहे हो तो भी आपके कानों में वॉइस पड़ती रहेगी और आपको रिवाइज होता रहेगा. मेन और फर्स्ट जो मैं बता रहा था कि इसमें से बेसिकली MCQ ज़्यादा पूछे जाएंगे. मेनली वो जो आपका है 200 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, और कौन का पिलफर्ड ऑफ गुड्स क्लासिफिकेशंस, और आपका 23(1) और सेक्शन 13 और 23(1), जहाँ 13 है वहाँ 23(1) नहीं हो सकता. और दोनों के बारे में, दोनों का डिफरेंस. एक पिलफर्ड ऑफ गुड्स है जो इसके बारे में कि जो रिस्टोर हो गया तो फिर ड्यूटी लगेगी, लेकिन 23(1) ये नहीं बोलता. वो एक बार हो गया तो वो आपका अगर आप इंपोर्ट अप्रूव कर देता है तो वहाँ पर रेमिट कमिश्नर ड्यूटी रेमिट कर देगा. तो ये सारी की सारी बेसिक है. और इसके अंदर अभी हमने जो किया था क्लासिफिकेशन में कि कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल है. फर्स्ट के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी और सेकंड के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी. फर्स्ट के अंदर जो है 21 सेक्शन है जिसके अंदर 98 चैप्टर्स हैं. सेकंड शेड्यूल जनरली उसके अंदर इतनी ड्यूटीज वगैरह होती नहीं, क्योंकि ड्यूटी अब ये बाद में करेंगे जहाँ वो बताएगा जो कुछ एक ही गुड्स होंगे जहाँ, क्योंकि कंट्री हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा ही देती है तो इसलिए वहाँ पर इतनी ड्यूटीज नहीं लगती हैं. और 8 डिजिट का उसने जो अभी बताया है, से 4 डिजिट जो होती है वो हेडिंग होती है, 6 डिजिट जो होती है सब हेडिंग, एंड देन 8 डिजिट टैरिफ. तो ये आज बेसिक हमने किया है कस्टम का. अब इसके बाद टाइप्स ऑफ ड्यूटी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक ये आप अपना रिवाइज करिए और मैं कोशिश करूँगा जल्दी बाकी सारे भी कवर अप करने के लिए. और इसमें मैं जो एक असेसमेंट का एक क्वेश्चन डालूँगा, मेनली 2 या 3 क्वेश्चन ही डालूँगा जिसमें मेजर पार्ट उसका कवर हो जाएगा, जो बेसिकली
यूजुअली वो क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के एग्ज़ाम में, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन एक बनाकर और उसको डालूँगा ताकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन ना करने पड़े और एक दो में ही सारा कवर अप हो जाए। तो थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो, क्योंकि बार बार आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो और भी काफ़ी चैनल्स अवेलेबल हैं और आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपको मेरा अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और जब भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स गाइज, थैंक यू सो मच।